Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and welcome in the program of Attitude is Everything। तो आज हम Attitude is Everything की क्लास में आज हम जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि एटीट्यूड कैसे अपनी लाइफ को आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है और कैसे आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकता है। अगर मैं आपको बात करूँ इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड होता क्या है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल इससे डिफरेंट है, एकदम अलग है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके आइडियोलॉजी में जो स्पार्क होगा, जो आपके ब्रेन में जो स्पार्क होगा वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो अभी वीडियो को देर तक देखते रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ आई टॉक अबाउट, सबसे पहले देखिए पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च की गई और पूरे रिसर्च में करीबन दुनिया के सबसे सीट्स पे पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं जो हेल्थ में वेल्थ में सबसे आगे हैं और उनका एक इंटरव्यू लिया गया। मतलब करीबन 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया और 100 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद एक केस स्टडी सामने आई कि उनसे पूछा गया उस इंटरव्यू में कौन सा सवाल कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। यानी कि आप अगर अपनी फील्ड में आप कामयाब हैं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ पे जिस पोजीशन पे हैं वो आप कैसे हैं, आपका वो राज क्या है। तो 85% केस में ऐसा पाया गया कि उनकी कामयाबी का राज, उनकी सफलता का राज उनका एटीट्यूड है। यानी कि उनके ना तो पास अच्छी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, एकेडमिक डिग्री थी, कोई भी इस प्रकार की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब है क्योंकि उन्होंने जाना कि उन्होंने कारण बताया कामयाबी का कि 85% लोगों ने कारण बताया कि उनका एटीट्यूड ही उनका कारण है उनकी कामयाबी का। अगर हम बात करें वहीं पे उन 100 लोगों में से 15% लोग ऐसे मिले जिनकी कामयाबी का राज उनकी एकेडमिक नॉलेज है। एकेडमिक नॉलेज में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं जो उन्होंने हासिल की और जो उनके कामयाबी के राज में उनके काम आई। तो कहने का मतलब ये आपको ये जान के बड़ा ही ताज्जुब होगा कि इस 15% डिग्री एकेडमिक नॉलेज के लिए जो पेरेंट्स है अपना 85% धन खर्च करते हैं। मतलब कि अच्छे क्वालिफिकेशन स्टडी के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, एकेडमिक डिग्री प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स जो है 85% धन अपना इस एकेडमिक नॉलेज के लिए खर्च करते हैं। और एक और ताज्जुब की बात यह है कि जो 85% जो कारण बढ़ता है आपकी कामयाबी का, जो एटीट्यूड, उस पर पेरेंट्स जो है केवल 15% धन ही खर्च करते हैं। यानी कि केवल 15% धन ही खर्च किया जाता है एटीट्यूड के ऊपर। एक केस स्टडी मैंने जानी जिसमें मैंने जाना कि एटीट्यूड कितना काम का है और कितना ही काम आता है। कहने का मतलब कि आपकी लाइफ को कैसे डिटरमाइन करता है। सेकंड केस स्टडी जो मैंने की उसमें मुझे पता चला कि एटीट्यूड जो है आपकी गेम में खेलने वाला एक प्लेयर है। इट मीन टू से आपकी तरफ से खेलने वाला एक प्लेयर है जो आपकी तरफ से खेलेगा। यानी कि आप कितने अच्छे अंदर से और आप क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये जीतने का, ये पाने का सबसे बढ़िया तरीका या कारण कह लो आपका वो प्लेयर है जो आपकी तरफ से खेलेगा। अगर आपका प्लेयर अच्छा है, अगर आपका प्लेयर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अगर उसे पता है कि खेलना कैसे है, तो वो 100% चांस है कि वो जीत जाएगा। अगर आपका प्लेयर अच्छा नहीं है, आपकी तरफ से वो अच्छे तरीके से नहीं खेलता, वो कमज़ोर है, उसे खेलना नहीं आता, तो आप कितनी ही बड़ी इच्छा रख ले उस गेम को जीतने की, आप नहीं जीत पाएंगे। ये जो प्लेयर है ये कोई और नहीं है, यही वो हमारा एटीट्यूड है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड केस स्टडी में जाना कि एटीट्यूड हमारा प्लेयर है जो हमारी तरफ से हमारे लिए खेलता है। अगर हमारा प्लेयर अच्छा है तो हम जीत जाएंगे, अगर हमारा प्लेयर अच्छा नहीं है तो हम जीत नहीं पाएंगे। थर्ड केस स्टडी जो देखी मैंने वो जाना कि भाई एटीट्यूड जो है वो आपका रिस्पॉन्स है कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, आपका वो एटीट्यूड डिटरमाइन करता है। आपका मन डिसाइड नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, आपका एटीट्यूड इस तरीके से फॉर्म हो रखा है कि वो डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है यही आपका एटीट्यूड है कि आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी में आप खूब समझ जाएंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में क्या समझाना चाहता हूँ। एक कंपनी का मालिक था जो कि स्लीपर्स बनाता था और उसने क्या किया, एक सेल्समैन को साउथ अफ्रीका में भेजा। और साउथ अफ्रीका में इसलिए भेजने का कारण ये था क्योंकि कंपनी का मालिक जो है अपनी कंपनी का स्टार्टअप साउथ अफ्रीका में भी फैलाना चाहता था। तो उस जो सेल्समैन है वो साउथ अफ्रीका गया, उसने वहाँ की जाँच पड़ताल की और उसने पाया कि यहाँ पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता है। तो उसने डिसाइड किया फ़ोन करने का और उसने फ़ोन किया अपने बॉस को, बोला कि सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसा बिजनेस सेटअप मत कीजिए, यहाँ पे बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे चप्पल कोई नहीं पहनता।
आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। यही बात सुनने के बाद बॉस ने कहा अच्छा तो तुम वापस आ जाओ, तो उसको वापस बुला लिया और दूसरे सेल्समैन को भेजा। और जब दूसरे सेल्समैन को भेजा तो उसने वही सिचुएशन देखी और फ़ोन किया कि सर एक बड़ी सेल की तैयारी करो, यहाँ पे हम सभी को चप्पल पहना देंगे। कहने का मतलब ये कि कोई भी यहाँ पे चप्पल नहीं पहनता तो हमारे ज़्यादा चांसेस है कि हमारी चप्पल की बिक्री होगी, स्लीपर्स की बिक्री होगी। तो सिचुएशन सेम थी। यहाँ पे एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया होगा और एक व्यक्ति को कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंचा दिया गया होगा, उसका प्रमोशन हो गया होगा। किस लिए? उसकी एकेडमिक नॉलेज की वजह से नहीं। एकेडमिक नॉलेज इंपॉर्टेंट रखती है, एंट्री पे रखती है कि एंट्री डोर पे भाई वो कहाँ इसकी जॉब प्रोफाइल होगी, उसके लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल रेडी, आई एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेबल दैट द क्वालिफिकेशन इज नीडेड। बट द थिंग इज दैट कि आप उसमें कैसे परफॉर्म करोगे ये आपका प्लेयर ही डिसाइड करेगा कि आपका प्लेयर कैसे खेलता है, आपका एटीट्यूड कैसे खेलता है। राइट? समझ में आ रही बात में आपको? आई होप सो दैट यू आर गेटिंग मी व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एटीट्यूड के बारे में। एक प्लेयर तो है ही आपकी तरफ से खेलता है, तो इस प्लेयर को मजबूत कैसे कर सकते हो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेयर के साथ साथ एटीट्यूड को समझने का एक और एंगल है मेरे पास कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड जो है आपका रिस्पॉन्स है, आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं ये डिसाइड करता है आपका एटीट्यूड। यानी कि आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप पर्टिकुलर चीज़ों के लिए क्या रिस्पॉन्स करते हैं और आप वो रिस्पॉन्स जो है कैसे चूज़ कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स कैसे आपको आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अभी कि किस प्रकार से एक सेल्समैन ने अपनी ग्रोथ की और एक सेल्समैन ने अपनी जॉब खो दी होगी। राइट? तो अगर हम बात करें एटीट्यूड के बारे में तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो रिस्पॉन्स सुनते हैं। एक जो व्यक्ति होता है वो होता है रिएक्टिव पीपल। देखिए रिएक्टिव पीपल जो होते हैं वो कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो वो थर्मामीटर होते हैं। वो सिर्फ बताते हैं सिचुएशन को कि वो सिचुएशन कैसी है। यानी कि वो सिचुएशन के हिसाब से एक तो उसको थर्मामीटर होते हैं और थर्मामीटर होने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भाई उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये पोजीशन नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। वो कारण बता देते हैं कि ये कारण क्यों नहीं हुआ। वो रिएक्टिव होते हैं। आप कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो तुम भी उससे झगड़ा करने लग जाओ, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। आप जैसी सिचुएशन सामने से आ रही है वैसी सिचुएशन अपने आप से आप बचने के लिए बना दो, तो दैट इज रिएक्टिव पीपल। तो ये रिएक्टिव पीपल जो होते हैं ये ज़्यादा आगे अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप ये समझिए जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाब लोगों के साथ रहते हैं और जो नाकामयाब लोग होते हैं वो नाकामयाब लोग के साथ रहते हैं। क्योंकि नाकामयाब लोगों को पता नहीं होता कि भाई वो कौन सा रिस्पॉन्स चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। वो सलाह भी उनसे लेंगे जो कि उनके जैसे ही होंगे, जो उन्हें उनके बराबर की सलाह देंगे। अब उनके बराबर की सलाह लेने के बाद वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि, तो वो उसी पे प्रतिक्रिया भी वैसी ही करते हैं जैसी सिचुएशन है। ऐसा नो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ रिएक्टिव पीपल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है जैसे मैंने बताया, तो वो भी उससे झगड़ा करेगा उसी लेवल पे। वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें दिमाग नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। वो फिर भी उससे झगड़ा करेगा, उसके बराबर का झगड़ा करेगा। मैं आपको दो चीज समझाता हूँ। देखिए दो चीजें ये होती है कि एक चीज जो कि अर्जेंट है, एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए भावनाएं जो है हमारे दिमाग पे हमेशा भारी पड़ती है। हम जो फील करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो हमेशा हमारे ब्रेन पे भारी पड़ता है। हमारे ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, हम भावनाओं में बह जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 90% लोग यहाँ अर्जेंट में बह जाते हैं। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीजें लोगों को अर्जेंट लगती है जरूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि अर्जेंट लगती है, मतलब कि दोस्त कुछ कर रहा है तो तुम भी वैसा ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। ये जो लोग होते हैं अर्जेंट को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनको नहीं पता 90% केस में ऐसा ही होता है। मैं भी पहले ऐसे समझता था कि अर्जेंट चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अर्जेंट चीजें कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि सारी अर्जेंट चीजें इंपॉर्टेंट हो। कुछ चीजें अर्जेंट होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ कट गया तो ब्लड निकल रहा है, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे आपको पट्टी बांधना इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। गाड़ी गति से आ रही है, तेज गति से आपके सामने आ रही है, आप भी अपनी गाड़ी में है, आपको ब्रेक लगाना अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। ये केस कुछ ऐसे हैं जो कि
भय से जनरेट होते हैं, ये अर्जेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बिकॉज ये फियर से जनरेट होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जो कि करना ही होता है। जैसे कि कोविड-19 चल रहा था तो अभी भी चल रहा है, तो बेसिकली आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे तो ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें जो अर्जेंट लगती है वो इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो कि इंपॉर्टेंट 90% केस में ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो अर्जेंट नहीं होती। मैं आपको कहता हूं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको अर्जेंट नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो अर्जेंट चीजों की ओर ज्यादा होता है बजाय इसके कि इंपॉर्टेंट चीजों की। अगर आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ हो जाए तो आप प्रोएक्टिव से रिएक्टिव से प्रोएक्टिव पीपल बन जाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा वर्क करने लग गए तो आप प्रोएक्टिव पर्सन बन जाएंगे रिएक्टिव से। रिएक्टिव पीपल कुछ नहीं करते, वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, वो पहले से तैयारी कुछ करते नहीं है, बाद में जब सिचुएशन आ जाती है तो वो रिएक्ट करके बता देता है कि मैं तो कर नहीं सकता, मेरी तो किस्मत खराब है। वो हर दोष दूसरों को दे देंगे, वो खुद पे नहीं जिम्मेदारी लेंगे कि ये मेरी गलती थी, मैंने इस बार नहीं किया, अगली बार मैं कुछ और मेहनत करूंगा अच्छे तरीके। वो ऐसे नहीं बोलते, वो सभी को दोषी ठहरा देंगे, खुद को बढ़िया बता देंगे, खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि जैसा मैं हूं वैसा ठीक हूं। तो प्रोएक्टिव पीपल बनने के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो कि अर्जेंट नहीं लग रही है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको ज्यादातर केस में अर्जेंट लगेंगी ही नहीं। जैसे कि किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने लक्ष्य के लिए अपने उसकी योजना बनाना, उसको प्लान करना, उसको पेपर पर लिखना, उसको एनालाइज करना, उसकी कमियों के बारे में जानना और उसको बेहतर तरीके से अपने आप को डेली उसके लिए तैयारी करना। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया होगा कि आपको 3 चीजें आपको जाननी होती है। पहली चीज चाहना, अपने लक्ष्य को भरपूर चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनना, अपने लक्ष्य के काबिल बनो भाई, मेहनत करो, उसके लिए ट्रेनिंग लो, उसके लिए प्रोग्राम अटेंड करो, उसके लिए अपने आप को जो जरूरत पड़े ना वो सारी चीज करो और फिर आप उस चीज को पा लोगे। सेकंड केस को सब भूल जाते हैं, सब पाना चाहते हैं, चाह तो लेते हैं फिर पाना चाहते हैं, बनने के लिए प्रक्रिया ही नहीं होती। बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक ऐसे वरदान की जरूरत है जो कि भगवान ने हम सबको दिया है। वो वरदान है हमारी हैबिट। वो वरदान है हमारी हैबिट। कैसे है वरदान हैबिट? मैं आपको समझाता हूं। हैबिट का मतलब क्या होता है? देखिए, हैबिट का मतलब है, ये सर्कल दिख रहा है, आप होप सो आप कैमरे देख पा रहे, ये सर्कल अपने आप चलेगा। ये सर्कल अपने आप चलेगा मतलब क्या कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक काम करने लगोगे क्योंकि आपकी आदत है। आदत बुरी भी होती है, आदत अच्छी भी होती है। स्वर्ग नरक यही बनाती है, आदतें ही बनाती है, किस्मत नहीं होती, आदत होती है। जैसे कि हर चीज के अलग अलग नाम होते हैं ना, वैसे इसका नाम है। जैसे कि हम कीबोर्ड क्या नाम है, शर्ट को कमीज भी बोलते हैं, है ना, बुशर्ट भी बोलते हैं। ठीक वैसे ही आदत जो है किस्मत भी है। जिसे हम किस्मत बोलते हैं उसका सही मतलब तार्किक रूप से देखो तो आदत है। यानी कि अगर आप आदत पे अध्ययन करोगे तो आप अपनी किस्मत बदल लोगे। और आदत बनाने का मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूं जो कि चुकेगा नहीं कभी भी। मैं आपको ये बता रहा हूं, आदत बनाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के नाम पे भी अब देखिए, समझो डिसिप्लिन क्या होता है। कई लोग से मैंने पूछा कि भाई डिसिप्लिन क्या है, मैं स्टूडेंट से खासकर पूछता हूँ, स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, वो जवाब सही होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब चुपचाप बैठना, शांत रहना, दूसरों की बात मानना, बड़ों की बात मानना, शरारत ना करना, चुपचाप बैठना, ये डिसिप्लिन है। बिल्कुल ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये जो फॉलो करते हैं डिसिप्लिन उनको ये लगता है और बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा मतलब क्या है डिसिप्लिन का? सही मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है, इच्छा ना होने के बावजूद भी काम को वैसे करना जैसे किया जाना चाहिए। मतलब कि इच्छा ना होने के बावजूद भी काम को वैसे किया जाना जैसा कि किया जाना चाहिए। और कब तक किया जाना? जब तक कि आपकी आदत ना बन जाए। क्योंकि आदत क्या है? हैबिट इज हार्ड टू मेक एंड हार्ड टू ब्रेक। बनाना भी मुश्किल है, तोड़ना भी मुश्किल है। बन गई एक बार तो तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बन गई है आदत। और अच्छी आदत बन गई तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो कहने का मतलब ये, आपका सही रिस्पॉन्स चुनने में आपकी आदत सहायता करेगी। एक बार आदत बन गई ना आपकी प्रोएक्टिव बनने की, तो आप कोई भी काम आपके पास आ जाए, आप उसमें महारत हो जाओगे, आप उसमें सफलता पाते रहोगे। कोई भी आप काम में हाथ लगाओगे वो सोना बनेगा।
क्यों बनेगा? क्योंकि आपकी आदत अच्छी होगी, आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। और डिसिप्लिन का मतलब मैंने बता दिया है कि कोई भी काम को इच्छा ना होने के बावजूद भी उस तरीके से करना जिस तरीके से किया जाना चाहिए। और हमेशा आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। डिसिप्लिन में रहना प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है जब आपकी आदत बन जाती है। अगर आपकी आदत बन गई ना तो आपको डिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है, आप वो काम कर देंगे क्योंकि आपके लिए आसान हो गया है। आप मुश्किल कामों की आदत बनाओ तो सारे काम आसान हो जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। आप आसान काम की आदत बनाओगे ना तो फिर मुश्किल कामों को करने का जो फल होता है ना वो नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हो तो सभी चीज़ों में एक साथ डिसिप्लिन मत करो। हम स्कूल टाइम से कई बार आपने भी ट्राई किया होगा कि भाई मैं 8 बजे ये करूँगा, 9 बजे ये करूँगा, 10 बजे ये करूँगा, 12 बजे ये करूँगा, 1 बजे ये करूँगा, 3 बजे ये करूँगा, खाना खाऊंगा, कपड़े धोऊंगा या पढ़ाई करूँगा, जो भी है। कितने सारे अपने टाइम टेबल बनाए हैं, बहुत सारे बनाए, कितने फॉलो कर पाते हैं? 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, उसके बाद सब खराब। क्यों? क्योंकि हम एक साथ सभी कामों में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। आप एक साथ सभी आदतों को नहीं डेवलप कर सकते, आप एक साथ कभी भी सभी आदतों को डेवलप नहीं कर सकते। आप एकदम से बहुत बढ़िया नहीं बन सकते, आप एकदम से एक रोटी नहीं खा सकते, पूरी निकल नहीं सकते। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ही रोटी खानी होगी, एक बार में पूरी रोटी नहीं खा सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी खानी होगी चबा चबा के। तो ठीक वैसे ही मैंने आपको बताया कि एक हैबिट डिसाइड करो और उस एक हैबिट को डिसाइड करने के बाद डिसिप्लिन को तब तक फॉलो करना है जब तक कि आदत ना बन जाए। और जैसे आदत बन गई फिर दूसरी आदत पे फोकस करो। वो आदत तो बन चुकी है, दूसरी आदत पे फोकस करो और उस पर आप डिसिप्लिन फॉलो करो। तो मैं आपको बता रहा था कि अर्जेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें, ये अर्जेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें कैसे बनती है। आप कैसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आप मतलब इंपॉर्टेंट चीजों के लिए काम के लिए रिस्पॉन्स दोगे। आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आप कैसे अपने लाइफ में आप अपने एटीट्यूड को बढ़िया बना सकते हैं और अपने लाइफ में आगे सक्सेस गेट कर सकते हैं अपने फील्ड में, जो भी आप फील्ड में जाते हैं। ये मास्टर की है, एटीट्यूड मास्टर की है। मैं इसे मास्टर की कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो कि आसपास के लोग समझाते हैं कि ये इसमें एटीट्यूड है। नो, दिस इज द ओनली नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटीट्यूड विच इज नॉट यूजफुल, लाइक इन डर्टी वाटर। We cannot use dirty water for cleaning, eating, or drinking, for making food. We just throw the water outside. Whenever we just use it for throwing outside. Clean water is very useful for washing clothes, for drinking, for making foods, for watering plants. Like so, this is I'm talking about the clean water, not about the dirty water of the attitude, right? So this is what I'm talking about. So proactive people बनने का तरीका क्या है? प्रोएक्टिव पीपल को बनने के तरीके हैं ये है कि आप अपने इस चक्कर को समझना, दिस सर्कल, हैबिट सर्कल को समझना। आप अपने हैबिट सर्कल को समझ गए तो आप प्रोएक्टिव बन सकते हो। तो आप वो कैसे बनोगे उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको समझना होगा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसे कौन कौन से सेंटर है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपके अंदर पावर जनरेट करते हैं कि आपको कुछ करना है। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको इन्फ्लुएंस किससे है? आप किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हो? आप किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हो? जैसे कि मैं बेसिकली एक लेता हूं इन्फ्लुएंस का एग्जांपल, स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस। स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस हो अपनी वाइफ से। मोस्टली केस में देखा गया कि आपकी वाइफ जो है एक इन्फ्लुएंस का केस सेंटर होती है। कई केस में पाया, लोगों को पता ही नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि उसको लगता है, आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ अगर खुश है तो वो कुछ अच्छे से काम कर पाएगा। और क्योंकि उसकी वाइफ ने जो कह दिया, वो चांद तोड़ने वाली बात वही कि वो तारे तोड़ने के लिए बात भी कर देगा, है ना, कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। आपने हमारी बॉलीवुड की मूवी में बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, राइट? वो ऐसे ही नहीं है। तो उसका कारण ये है कि स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस। तो पति ये चाहता है कि भाई वाइफ जो उसकी है वो खुश रहे तो मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। उसका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस उसकी वाइफ होती है। और पत्नी ये चाहती है कि मैं दुख में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तो पति समझे मेरी बात को और वो ज़्यादा मेहनत करे। दोनों अपने अपने आइडियोलॉजी से चला रहे हैं और ये हो रहा है सर्कल, इन्फिनिटी, कुछ नहीं हो पा रहा, वही सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे आदमी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है वाइफ से,
अब आदमी जो है ये सोच रहा है कि भाई परेशान है, टेंशन में रहता है, इसलिए काम नहीं कर पाता पूरे दिन, इसलिए वो मेहनत नहीं कर पा रहा है। वाइफ जो है इसलिए टेंशन में है क्योंकि वो चाहती है कि ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। दोनों को नहीं पता कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस इनके बीच में बाधा बन रहा है, वो उनको समझ नहीं पा रहे। तो अगर आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जान जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, प्रोएक्टिव बन सकते हैं। रिएक्टिव पीपल इस चीज़ में ही घुसे, मतलब कि इस चीज़ में ही सर्कल में घूमते रहेंगे कि ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, इसको किस्मत मान लेंगे और इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इन्फिनिटी के बॉल में घूम गए हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड टाइप का जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है फैमिली इन्फ्लुएंस, फैमिली सेंट्रिक इन्फ्लुएंस। फैमिली सेंट्रिक इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वो जो भी काम करता है आदमी, वो ये सोच के करता है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। यानी कि वो सारे डिसीजन अपने फैमिली को मद्देनजर रख के लेता है। वो हर काम को अच्छे तरीके से इसलिए करना चाहता है क्योंकि अपनी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट है उसके नज़रों में, और वो रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहता है और उस चीज़ को बेहतर बनाना चाहता है, उस चीज़ के लिए बेहतर करना चाहता है क्योंकि वो फैमिली सेंट्रिक इन्फ्लुएंस है उसके पास। वो इन्फ्लुएंस इससे होता है फैमिली से कि फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे, कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या उम्मीद रखती है मुझसे, क्या वो उस उम्मीदों पे खड़ा कैसे उतर सकता हूँ। वो उन कारणों की जांच करता है और वो मेहनत करता रहता है और वो इन्फ्लुएंस होकर उस काम को बेहतर करता रहता है। और यही अगर मान लीजिए फैमिली उसका साथ नहीं देती हो, क्या देती है, क्या कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू क्या करेगा लाइफ में, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं बन पाएगा, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है चकनाचूर हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। वो जब भी कुछ करता है तो उसको मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। फैमिली को लगता है ये निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाएगा। और कारण क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली सेंट्रिक इन्फ्लुएंस होता है उसका। तो लेकिन वो फैमिली से इससे सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाता और वो आगे बढ़ नहीं पाता। फैमिली ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे कि तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, इसलिए वो कुछ सोचेगा और वो कुछ करेगा। लेकिन एक बात तो ये है यहाँ पे कि उसको एनर्जी ही फैमिली से मिलने वाली थी, उसको जो एनर्जी ही फैमिली से मिलने वाली थी वो वायरिंग कट है, तो उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही, इस वजह से मोटिवेट नहीं हो पा रहा, इस वजह से सुस्त घूमता है, इसलिए कुछ करता नहीं। और यही भी यहाँ पे भी फिर वही सर्कल घूमता रहेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तीसरा जो इन्फ्लुएंस है उसे मैं कहता हूँ, तीसरा इन्फ्लुएंस जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप समझ गए, दैट इज कॉल्ड मनी सेंट्रिक इन्फ्लुएंस। ये जो लोग होते हैं मनी सेंट्रिक इन्फ्लुएंस वाले, ये काम वही करते हैं जिसमें पैसा है। यानी कि जिन कामों को करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं, इनके पास बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन ये चूज करते हैं पैसे के आधार पर कि इस काम को करने से इतना पैसा मिलेगा, इस काम को करने से इतना पैसा मिलेगा, इस डील को करने से इतना पैसा मिलेगा। तो उसके आधार से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जिस काम में उनको बेहतर पैसा मिलते हैं, बेहतर रिवॉर्ड मिलता है मनी के रूप में, वो ज्यादा उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। और जहां पे उनको पैसे कम मिलते हैं तो वो उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, वो कम ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते। अब यहाँ पे केस ये है, 90% लोग सभी चाहते हैं कि सही पैसा कमाए काम से, लेकिन उनको वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है कि वो उस रिस्क को ले सके, उसको बियर कर सके, उसको डिसीजन ले सके। इसलिए वो उसी जाल में फंसे रहते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको पैसे मिलते नहीं है। जो उसके कम पैसे मिलते हैं वो उनको मतलब कि आगे बढ़ने के लिए प्रमोट नहीं कर पाते और वो फिर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। सो कहने का मतलब ये कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे काम नहीं करता। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसीजन की, जो मैं फोर्थ डिसीजन कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ द चर्च सेंट्रिक। चर्च सेंट्रिक कहता हूँ या रिलीजियस सेंट्रिक कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्लुएंस इससे होगी कि धर्म क्या कहता है। भाई अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो, या मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि भाई भगवान मुझे देख रहा है। अगर मैं कोई बुरा काम करूंगा तो भगवान मुझे सजा देगा। वो सारी चीजें जो है धार्मिक एक सोशल व्यू से देखते हैं और वो सभी अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान राम ने भी ये किया था इस समय पे, या एक धार्मिक रूप से अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू करके देखते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस जो है भगवत गीता और क्या नाम है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो ये होते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस होता है मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस जो आपका 5 इन्फ्लुएंस है वो है आपका प्रिंसिपल सेंट्रिक। प्रिंसिपल सेंट्रिक इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आप जो है केस स्टडी करते हो डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लुएंस की, और इनमें से सबसे बेस्ट, हर एक में कोई ना कोई बेस्ट होता है, बेस्ट तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है जो स्टेबल होता है। उन तरीकों को जानने के बाद आप उनको लागू करते हैं अपने जीवन में।
यानी कि आप काम को वैसे नहीं करते जैसी परिस्थितियां बना रखी है, आप काम को वैसे करते हैं जैसे काम को किया जाना चाहिए। और जब आप काम को उस तरीके से करते हैं जिस काम को जिस तरीके से किया जाना चाहिए, तो आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और आप हैबिट बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। शुरुआत में बड़ा हार्ड होता है, लेकिन बाद में सिंपल होने के बाद आप ऑटोमेशन मोड में चलते हैं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सभी चीजें, आपकी जो रिस्पॉन्स है वो आपके इन इन्फ्लुएंस से जनरेट होता है। अगर आप इन्फ्लुएंस के बारे में जान गए, इन सभी चीजों के बारे में जान गए, तो आपको पता रहेगा कि आपके इन्फ्लुएंस का कारण क्या, आपके रिस्पॉन्स का कारण क्या है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप चूज कर सकते हैं कि जो कि आप पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकता है और आपकी लाइफ में आपको एक मैजिक के जैसे काम कर सकता है। So I hope so that you have understood. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Have a good day. Jai Hind. Vande Mataram.